हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआर एसएससी। आज हम प्रोबेबिलिटी के अंदर एक स्पेशल टाइप होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको हम देखेंगे। और पूरे यूट्यूब की इस वीडियो में सबसे सिंपलेस्ट जो एक्सप्लेनेशन हो सकती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम सीजीएल और सीएचएसएल मेंस है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या अंतर है। जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हम केवल चांसेस ऑफ इवेंट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको हम कुछ कंडीशन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सैम्पल साइज़ बड़ा होता है, और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो सैम्पल साइज़ है वो छोटा होता है। छोटा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि हम जो हमारा सैम्पल साइज़ है उसको नैरो करते चले जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, कि चांसेस ऑफ पर्सन लाइक्स टी। अब इसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन अगर मैंने इसमें कंडीशन डाल दी कि चांसेस ऑफ ए पर्सन लाइक्स टी इफ़ वी नो दैट द पर्सन इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो हमें पता चल गया कि हमें सारे लोग नहीं लेने, हमें उतने ही लोग लेने जो नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो हमें इससे पता चला कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है वो तो केवल रफ चांस होती है, और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो एक रिफाइंड चांस होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका ये होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट द इंफॉर्मेशन दैट इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी हैपन। इसमें क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला होता है वो हमें गिवन होता है, ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है वो हमें फाइंड करना होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, वो जो नीचे वाला गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम नीचे लिखते हैं और ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब दूसरी बात कौन सी याद रखनी है? दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको याद रखनी है। जैसे मेरा P ऑफ A अपॉन B, ये जो मेरा नीचे वाला इवेंट है ये मेरा हो चुका है। ठीक है, ये जो इवेंट है ये मेरा हो चुका है। और जो ऊपर वाला इवेंट है, इवेंट ए का अब सैंपल स्पेस, इवेंट ए का अब सैंपल स्पेस इवेंट बी होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। दो बात याद रखनी है आपको। कौन कौन सी दो बातें? पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, P ऑफ A अपॉन B होता है जो नीचे होता है, जो गिवन होता है, जो ऊपर वो हमें फाइंड करना होता है। और जो नीचे होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो गिवन होती है वो नीचे आती है और उसका ऊपर उसका इंटरसेक्शन आता है। और जो दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या याद रखनी है? वो याद रखनी है जो नीचे होता है वो तो इवेंट है जो हो चुका होता है, लेकिन जो इवेंट ऊपर होता है ना, उसका जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा ना वो इवेंट बी होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो हम इसमें देखते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे मेरा ये x मान लिया मैंने, ये मैंने y मान लिया, ये मैंने z मान लिया और ये मैंने t मान लिया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी, अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी, तो आप बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? ये x है और ये y है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी x प्लस वाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या होगी, तो आप बता दो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b होगी मेरी y, ये रहा मेरा y और z b के अंदर है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ b आ गई y प्लस z। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि p ऑफ a अपॉन b बताओ क्या होता है? ठीक है, ए अपन बी बताओ क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या आऊँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूंगा, बी मेरी कितनी है वाई प्लस जेड, ये आ गई मेरी वाई प्लस जेड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, अब जो इवेंट ए है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालूंगा उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो इवेंट बी होगा। ठीक है, अब मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन जो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस बी होगा। अब जैसे मेरा ये बी सैंपल स्पेस है, अब इसमें मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितनी है मेरी, ए की प्रोबेबिलिटी मेरी वाई है, तो मेरा यहाँ वाई आ गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है क्लियर है। ठीक है, अगर मुझसे पूछ ले पी ऑफ बी अपॉन ए क्या होगा, तो मुझे बताओ। देखो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरी कितनी है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी मेरी एक्स प्लस वाई, ये आ गई मेरी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, लेकिन जो उसका सैंपल स्पेस है वो ए होगा, उसका जो सैंपल स्पेस है वो ए होगा, और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। ठीक है, सैंपल स्पेस मेरा ये रहा ए, और इसमें से मुझे बी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होगी बी, ए के अंदर कितनी है वाई, ये मेरी वाई है। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में नहीं आई हो तो इसको दोबारा देख लेना, नहीं क्वेश्चन के थ्रू आगे हम और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें आपको केवल दो ही बात याद रखनी है, पहला तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और दूसरी ये वाली बात याद रखनी है कि जो नीचे वाला इवेंट है वो तो हो चुका है, और जो ऊपर वाला इवेंट है, अब जो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो नीचे वाला इवेंट होगा। ये बस दो बात याद रखनी है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का या फिर एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। इसके लिए हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कोई एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, तो हम इस क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। ठीक है, अब यहाँ पे given that एक कंडीशन दी हुई है, तो मैं समझ गया ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गया, तो मैं इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा P ऑफ A अपॉन B होता है, हमारा क्या होता है, जो नीचे वाला होता है वो हमारा गिवन होता है, और जो ऊपर वाला होता है हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, यही है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा गिवन है वो क्या है, हमारा गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय। एटलीस्ट ये मेरा गिवन है, एटलीस्ट वन बॉय होगा, और जो मुझे फाइंड करना है वो मेरा ऊपर आता है। मुझे फाइंड क्या करना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, ये मुझे फाइंड करना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, बोथ आर बॉयज़, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं देखता हूँ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, जो हमारा इवेंट है, 2 चिल्ड्रन है, या तो दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, या दोनों गर्ल गर्ल हो सकते हैं, या पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, या पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है। ठीक है, आ गई समझ में। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले जो गिवन है एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, तो एक बॉय तो होना चाहिए, और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा एक बॉय यहाँ है, मेरा एक बॉय मेरा यहाँ है, और एक बॉय यहाँ है मेरा। ठीक है, ये आ गया मेरा 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नीचे होता है जो हो गया, ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला इवेंट होता है, जो इवेंट ए है, अब उसका सैंपल स्पेस इवेंट बी होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बात बताई थी। अब देखो बोथ आर बॉयज़, लेकिन सैंपल स्पेस कौन सा रहेगा, बी का सैंपल स्पेस रहेगा। ये 1 2 3 सैंपल स्पेसेस का ये रहेगा,
तो इसमें बोथ आर बॉयज़ कितने, एक हैं, तो यहाँ पे मेरा आ गया ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया तो आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर प्लेस इन ए बॉक्स एंड मिक्सड अप thoroughly. Then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, then what is the probability that the number is even? मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ये मुझे दिया हुआ है, तो मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे सॉल्व समझ में आ गया मुझे सबसे पहले कि ये क्वेश्चन कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, अब हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या करते हैं, नीचे तो हमारा आता है जो हो गया, हो क्या गया, कार्ड इज मोर देन 3, ये मेरा है कार्ड मोर देन 3। ठीक है, नीचे ये मेरा जो नीचे आता है जो मेरा हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया, और जो ऊपर आता है जो मुझे फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है, जो मेरा नंबर है वो मेरा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ देखूंगा इसका सैम्पल स्पेस। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या दे रखा है, 10 कार्ड दे रखा है 1 to 10। ये रहा मेरा सैम्पल स्पेस, क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मेरा सैम्पल स्पेस है। अब देखो जो हो गया वो क्या है, कार्ड मोर देन 3। ठीक है, कार्ड मोर देन 3 कितने सैम्पल स्पेस में, एक ये रहा मोर देन 3, 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेरे मोर देन 3 आ गए। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, जो ऊपर वाला इवेंट है, जो ऊपर वाला इवेंट है उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो नीचे वाले इवेंट का होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, नंबर इवन हो, इवन नंबर फाइंड करना है, लेकिन जो मेरा सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस मेरा क्या होगा, सैंपल स्पेस मेरा जो नीचे वाला है वही होगा, 4 5 6 7 8 9 10, सैंपल स्पेस मेरा ये हुआ। अब इसमें मुझे इवन निकालना है, इवन कौन कौन से होंगे, एक 4 है, 6 है, और 8 है और 10 है, ये कितने हो गए मेरे, 4 ही हो गए। ठीक है, ये रहे मेरा आंसर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं। बस बात इसमें यही समझने वाली है कि जो नीचे वाला इवेंट है वो तो होता है जो हो गया, जो हमें गिवन है, और जो ऊपर वाला इवेंट है ना, जो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो नीचे वाला इवेंट होगा। बात बस इतनी सी है समझने की बस। ठीक है, हम इसमें 2 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि ये हमारे सैंपल स्पेस में ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो नीचे वाले इवेंट ही होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 dice are thrown. Find the probability that the sum of the numbers coming up on them is 9 if it is known that the number 5 always occur on the first dice। ठीक है, यहाँ मुझे ये नोन दे रखा है, एक कंडीशन दे रखी है, तो मुझे पता चल गया ये मेरा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा। समझ में आ गई? अब मुझे पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जो मेरे नीचे आता है वो जो हो चुका है वो आता है। हो क्या चुका है? जो फर्स्ट डाइस है उस पे नंबर 5 आना चाहिए। ठीक है, और जो मुझे फाइंड करना है वो फाइंड करना है जो डाइस का सम है वो 9 आना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है जब मैं 2 डाइस को थ्रो करूँगा तो मेरे टोटल 6 × 6 36 सैंपल स्पेस बनेंगे जो ये दे रखे। ठीक है, अब मुझे दे क्या रखा है? मुझे दे रखा है कि फर्स्ट डाइस पे 5 आना चाहिए, तो फर्स्ट डाइस 5 मेरा केवल इन ही पे आ रहा है, इन 6 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, तो यहाँ मेरा 6 आ गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि सम 9 हो। ठीक है, सम 9 हो, लेकिन जो मेरा सैंपल स्पेस रहेगा वो मेरा नीचे वाला रहेगा, नीचे वाला रहेगा।
ठीक है, जो मेरे सैंपल स्पेस है वो यही रहेगा और मुझे फाइंड करना है कि इसमें 9 किसका आ रहा है। 9 मेरा केवल इसका ही आ रहा है, तो यहाँ मेरा 1 हो जाएगा। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जानने वाली बस बात यही है, जो नीचे वाला होता है ये तो होता है मेरा जो हो गया, और जो ऊपर वाला होता है इवेंट, वो जो ऊपर वाला इवेंट होता है जो उसका सैंपल स्पेस होता है वो नीचे वाला होता है। बस इसमें ये 2 बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो 2 बात याद रखनी है। नीचे वाला इवेंट होता है जो हो गया होता है, और जो ऊपर वाला इवेंट होता है उसका जो सैंपल स्पेस होता है वो नीचे वाला इवेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।